हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे। वहाँ पे हमने देखा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन के टर्म होते हैं उनकी जो पावर्स होती है उनको ऐड करने पे हम लोग को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलती है। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस जो होती हैं उनके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो इस आपके रिएक्टेंट हैं उनके जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं उनका एडिशन ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता था, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम होता है। अब जैसे एक एग्जांपल लिखा हुआ है हम लोग के सामने, अगर एक रिएक्टेंट है ए और दूसरा रिएक्टेंट है बी, ये रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब जो है अगर दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो ये रिएक्शन एलिमेंट्री हो या ये रिएक्शन नॉन एलिमेंट्री हो। वो तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि रिएक्शन एलिमेंट्री है या नॉन एलिमेंट्री है। लेकिन जैसे अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है तो इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी क्या डिफाइन हो जाएगी। इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी होगी, हम लोग पढ़ते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए जो मॉलिक्यूलरिटी होती है, मॉलिक्यूलरिटी वो होती है जो रिएक्टेंट हैं उनके कोफिशिएंट का समेशन, तो 2 + 1 = 3 हो जाएगी। और रेट ऑफ रिएक्शंस और रेट लॉ इसके लिए कैसे लिखते हैं। जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं, हम लोग जानते हैं कि जो एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए रेट ऑफ लॉ वो एक्सपेरिमेंट से आता है, लेकिन लिखा इस तरह जाता है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए किसी भी एक रिएक्टेंट के टर्म में हम लोग डिफाइन करेंगे, चाहे ए चाहे बी। लिमिटिंग रिएक्टेंट के टर्म में वो यूजुअली डिफाइन करते हैं। -ARA बराबर क्या हुआ, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट जो है एक रिएक्शन के लिए कांस्टेंट रहता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हो रही है। अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा। तो रेट कांस्टेंट CA, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन है तो जो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही इसके पावर में आ जाएगा, एक्सपोनेंट में। CB⁴ कितना हुई, 1 हुई। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसके लिए क्या हो गया। हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, रेट लॉ जो होता है अपना, ये रेट लॉ है। रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन के एक्सपोनेंट होते हैं या कंसंट्रेशन की पावर जिसको भी हम लोग बोल सकते हैं, उनको आपस में ऐड कर देते हैं। तो 2 + 1 3, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसकी हो जाएगी 3। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए जो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम होती है। अगर यही रिएक्शन नॉन एलिमेंट्री है, सेम रिएक्शन जो हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं वो नॉन एलिमेंट्री है, नॉन एलिमेंट्री है, तो इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, मॉलिक्यूलरिटी जो होती है नॉन एलिमेंट्री के लिए डिफाइंड ही नहीं होती, तो हम लोग लिख देंगे नॉट डिफाइंड। उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे, इसके लिए डिफाइंड ही नहीं होती, तो नॉट डिफाइंड। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हमें रेट लॉ लिखना पड़ेगा। तो रेट लॉ लिखेंगे, रेट कांस्टेंट एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक टेम्परेचर पे कांस्टेंट होता है, तो क्या लिख दिया हमने, कंसंट्रेशन का टर्म लिखा हमने। अब यहाँ पे पावर लगानी है, लेकिन क्योंकि नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन है तो जो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो नहीं आएगा पावर में, तो हमें मालूम नहीं क्या आएगा, तो Na लिख देते हैं। इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ B, उसकी पावर एक्सपोनेंट क्या होगी, NB बोल देंगे, ये एक्सपेरिमेंट से निकलेगा। तो हमने देखा कि अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ना वो इसको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को ऐड कर देंगे, तो वही मॉलिक्यूलरिटी भी होती है, वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी होता है। लेकिन अगर रिएक्शन जो है नॉन एलिमेंट्री है तो मॉलिक्यूलरिटी तो डिफाइंड ही नहीं होती है नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए, और जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन या रेट लॉ होगा, वो कंसंट्रेशन के टर्म में जो पावर्स आएंगे उसको लिख देंगे, वो एक्सपेरिमेंट्स आएंगे। और ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इस केस में दोनों को ऐड कर देंगे, जो एक्सपोनेंट्स होंगे Na + Nb। जो भी हमारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ आएंगे, ये निगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और यहाँ पे डिस्कस करना है हम लोग को, जो भी जैसे
कोई एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन ये है, ये लिखी हुई है 2A + B गिव्स टू प्रोडक्ट, मान लीजिए P, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये गिवन है। तो इसका हमने रेट एक्सप्रेशन लिखा -RA = K टाइम्स CA की टू द पावर CA² CB। अब क्या कर सकते हैं, कभी कभी जो है ना, अब क्योंकि ये स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन है, अब हमने इसको 2 से पूरे रिएक्शन को डिवाइड कर दिया। तो यहाँ अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, A + 1/2B गिव्स टू P/2। अब ये भी रिएक्शन एलिमेंट्री थी, तो ये रिएक्शन एलिमेंट्री ही रहेगी, रिएक्शन तो चेंज नहीं हो जाएगी, सिर्फ एक आपने स्टाइकोमेट्रिक रिलेशनशिप जो था स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन में सिर्फ आपने एक नंबर से डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर अब आप इसका रेट एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो रेट एक्सप्रेशन क्या होगा, अब लिखेंगे K रेट आपका रेट कांस्टेंट है रिएक्शन के लिए, CA कंसंट्रेशन के टर्म जो हैं वो लिखेंगे, CB लिखेंगे। अब इनकी पावर क्या लगाएं, अगर क्योंकि हमें दिख रहा है कि रिएक्शन एलिमेंट्री है, तो यहाँ पे इसकी CA की पावर क्या है, 1 है, CA की पावर 1/2। क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऐसा कभी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अभी जस्ट हमने देखा था कि अब यहाँ पे इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या थी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 + 1 = 3। अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो कितना आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो पावर 1 है + 1/2 = 1.5। तो ऐसा नहीं हो सकता ना, जो रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो जो है एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। एक बार अगर आपने किसी रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लिया एक्सपेरिमेंट से, तो वो फिर पूरी रिएक्शंस के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वही रहता है। आप स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज कर देंगे ना, तो उससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होगा। तो एक बात का हम लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि जो उसकी स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन है उसी के उस फॉर्म में लिखा हुआ है, तभी हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे और वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूरी रिएक्शन के लिए होगा। कहीं एग्ज़ाम में जैसे आपको दे दिया जाए कि एक रिएक्शन दे, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे दे, मतलब रेट लॉ दे दे, उससे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लें, लेकिन फिर आपसे नेक्स्ट स्टेप में पूछे उसी एक्सप्रेशन को दूसरी तरीके से लिख के पूछ दे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दे पूरे रिएक्शन में, या 2 से डिवाइड कर दे, या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दे। तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से अगर स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन तो चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप उसके कोएफिशिएंट चेंज कर दोगे, लेकिन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो चेंज नहीं होगी। तो और क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, वो एक्सपेरिमेंट से आई है, तो आप स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जस्ट चेंज करने से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखना है हम लोग को। उसके बाद हम लोग जैसे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे, उसमें एक तो रिएक्शंस हम लोगों ने कहा था कि बाद में पढ़ेंगे, तो उसी टाइप की रिएक्शन जो है हम लोग की है, क्लासिफिकेशन जो है रिएक्शंस का, सिंगल और मल्टीपल रिएक्शंस का। एक चीज़ और जब इसको डिस्कस करने से पहले डिस्कस कर लेना चाह रहे हैं, थोड़ा सा एक ब्रीफ बता दें। जो हम लोग रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं, रेट लॉ, और उसमें हमने बताया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है, जो आपके कंसंट्रेशन के टर्म्स हैं उसके जो एक्सपोनेंट हैं या पावर्स हैं उनको ऐड करने पे होता है। लेकिन ये जो है कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती हैं जो मिक्स्ड कंडीशन होती हैं, जैसे मिक्स्ड रेट ऑफ रिएक्शन या रेट एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, आपका इस तरह रिएक्शन आया K1CA + K2 + K2CA 1 + K2CA, इस तरह आ गया। रेट एक्सप्रेशन आपने डेवलप किया, रेट लॉ इस तरह आ गया। तो इसमें मान लीजिए CA2 बोल दीजिए, ये जस्ट आपने डेवलप किया है, ये ऐसे नहीं लिखा हुआ है। जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसके बाद फिर रिएक्शंस इक्वेशंस बनाई, तो ये फाइनल इक्वेशन आपका आया। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ, अब कैसे इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, क्या इसको हम आपस में ऐड कर दें कंसंट्रेशन के टर्म को, क्योंकि अभी तक तो हम यही पढ़ रहे हैं कि कंसंट्रेशन के टर्म को ऐड कर देते हैं। तो हमेशा नहीं ऐड करते हैं, इस फॉर्म में अगर कहीं पे आएगी कि एडिशन में है, जैसे इस तरह आ जाए K1CA + K2CA का स्क्वायर
इस तरह आ जाए तो तब भी इसमें हम ऐड नहीं करेंगे कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन की पावर 2 है तो ऐड करके कंसंट्रेशन की पावर 3 कर दें। इस तरह नहीं लिख सकते हम लोग। जब ये कंसंट्रेशन एक ही एक्सप्रेशन लिख रहे हैं उसमें कंसंट्रेशन के टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में हैं, तब हम लोग सिर्फ उनको ऐड करेंगे जो उनकी पावर्स हैं या एक्सपोनेंट्स हैं। तो ऐसी कंडीशंस के लिए फिर हम लोग रेट एक्सप्रेशन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे बताते हैं, तो ऐसी कंडीशंस के लिए हम लोग जो कंसंट्रेशंस हैं, क्योंकि CA का जो टर्म है कंसंट्रेशन के टर्म कंसंट्रेशन चेंज करते हैं और कंसंट्रेशन चेंज करके फिर हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट होती है तो उससे निकालते हैं। जैसे इसको बाद में हम लोग प्रॉपर डिस्कशन करेंगे आएगा, लेकिन जैसे अब कंसंट्रेशन मान लेंगे, हम कंसंट्रेशन की कंडीशंस लगा देंगे। जैसे कंडीशन फर्स्ट लगा दिया हमने, एक कंडीशन लगा दी कि कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। अगर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो K2 इंटू CA भी बहुत ज़्यादा आएगा, एक लार्ज वैल्यू आएगी। अब वो जो 1 से कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक कोई सामान ख़रीदने जाते हैं, आपने 1 लाख रुपए का सामान ख़रीदा, आपने मतलब सामान ख़रीदा उसका प्राइस 1 लाख 1 रुपये है, तो आप उसको 1 लाख रुपए भी दे दोगे तो वो माइंड नहीं करेगा। तो इसी तरह जैसे K2 CA की वैल्यू है 1 लाख है, तो 1 लाख 1 के कंपैरिजन में 1 लाख तो बहुत बड़ा होता है 1 के कंपैरिजन में। तो 1 लाख 1 को जैसे K2 CA प्लस 1 की जगह हम लोग अप्रॉक्सीमेशन करके K2 CA का स्क्वायर लिख सकते हैं, K2 CA का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसे इस तरह जैसे समझिए कि जैसे हम 1 लाख 1 रुपये का बिल हुआ, हम लोग 1 लाख रुपए दे दें तो दुकान वाला माइंड नहीं करता। लेकिन अभी कोई सामान ख़रीदने जाएं और 2 रुपये का सामान हुआ और हम लोग सिर्फ 1 रुपये दें तो वो नहीं लेगा ना कोई। तो इस वक्त जो K2 CA की वैल्यू आएगी वो इसके कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो उस वक्त हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन अब K2 CA अपॉन K2 CA का स्क्वायर, K1 CA ऊपर था सॉरी, K2 CA के स्क्वायर। ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट को आप डिवाइड करोगे तो कांस्टेंट ही आएगा। तो कांस्टेंट अब CA की पावर 1 है, CA की पावर डिवाइड में 2 है, तो ये CA की पावर -1 हो जाएगी। तो अब इस वक्त हम लोग रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर सकते हैं कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, -1 है। तो ऐसे जो मिक्स कंडीशंस होंगी जहाँ पे मिक्स रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा कि कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट होगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा है कि है, एक कंडीशन में कंसंट्रेशन ज़्यादा रखेंगे, दूसरे कंडीशन में हम लोग कंसंट्रेशन कम रखेंगे। अगर इस कंडीशन में कंसंट्रेशन ये कि बहुत कम रख दें तो जो इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा बहुत कम आएगा। जैसे इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया 0.00001, तो 1 में अब कुछ इतना 0.00001 ऐड करोगे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा 1 में ना, तो उसके 1 के कंपेरिजन में वो बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो इसको फिर हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। नीचे डिवाइड है तो उस वक्त और क्या आ जाएगी अपनी रेट इक्वेशन, K1 CA आएगी। CA की पावर 1 है तो वहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो जाएगा। इसको हम लोग और बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जस्ट ये आप माइंड में डाल देना चाह रहे हैं कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप जैसे रेट ऑफ जो अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा सिर्फ कंसंट्रेशन की जो पावर्स हैं रेट लॉ में उनको ऐड कर देंगे, तो वो चीज़ हमेशा ट्रू नहीं होती है। अब फिर हम लोग पढ़ेंगे कि ये रिएक्शंस के जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, सिंगल रिएक्शन और मल्टीपल रिएक्शन। अब सिंगल रिएक्शन क्या होती हैं और मल्टीपल रिएक्शन क्या होती हैं। अब रिएक्शन होने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि रिएक्टेंट को जो है कोलाइड करना पड़ेगा, कोलिजन होना मस्ट है। अब ऐसी रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट जो कोलाइड करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, हर सारी रिएक्शंस में ये होगा, रिएक्टेंट कोलाइड करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे एक ही स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन आपको लिखनी पड़े, जो रिएक्शन हो रही है, मान लीजिए A से प्रोडक्ट बन रहा है आपका, एक रिएक्टेंट है उससे प्रोडक्ट बन रहा है, तो आप जो स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन लिख रहे हैं सिर्फ उस रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन की ज़रूरत पड़े। और दूसरी कंडीशन ये है कि सिर्फ एक ही रेट लॉ आपको लिखना पड़े। तो इसका जैसे रेट कांस्टेंट क्या होगा रिएक्शन का, तो रेट लॉ क्या लिखेंगे हम लोग, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A इज इक्वल टू K1 या K CA
अब यहाँ पे पावर क्या लगाएंगे, हमें मालूम नहीं कि एलिमेंट्री रिएक्शन है कि नॉन एलिमेंट्री, अभी ये हमें नहीं पता कि एक स्टेप में हो रही है मल्टीपल स्टेप में। जस्ट हमें ये पता है कि इस रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन की ज़रूरत पड़ी। तो हम मान लीजिए एक कंपोनेंट है तो Na बोल देंगे, तो पावर कुछ भी हो सकती है, लेकिन रेट लॉ जो होगा, जो रेट लॉ हम लिखेंगे काइनेटिक एक्सप्रेशन के लिए, वो सिर्फ एक ही रेट लॉ लिखेंगे, उससे सारी चीज़ें हम लोग उसकी काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेंगे। तो सिंगल रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती हैं? ऐसी रिएक्शन जिनको एक स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन से और एक ही रेट लॉ से एक्सप्रेस किया जा सके। मतलब उस रिएक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए हमें एक स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन चाहिए और जो रेट लॉ लिखेंगे वो एक ही रेट लॉ होगा, तो वो ऐसी रिएक्शंस कहलाती हैं हमारी सिंगल रिएक्शंस। फिर मल्टीपल रिएक्शंस क्या होंगी? ऑब्वियस सी बात है कि मल्टीपल रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होंगी जिसमें हम लोग को एक से ज़्यादा स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशंस लिखने पड़ सकते हैं, और रेट लॉ जो होगा, रेट लॉ लिखेंगे, रेट एक्सप्रेशन वो एक से ज़्यादा होगा। तो हम लोग जैसे मल्टीपल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, मल्टीपल रिएक्शंस, तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें वो एक से ज़्यादा स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन की ज़रूरत पड़े। जैसे एक कंपोनेंट है ए है, वो रिएक्ट कर रहा है, एक प्रोडक्ट बना रहा है, मान लीजिए पी बना रहा है, फिर वो फर्दर रिएक्शन वो कर रहा है, वही एक है वो K2 रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि जैसे रिएक्शन चेंज होंगी रेट कांस्टेंट आपके चेंज हो जाएंगे। तो बना रहा है आर, प्रोडक्ट बना रहा है, तो यहाँ पे एक रिएक्शन हो रही थी, आपने रिएक्टेंट ए डाला था, वहाँ से आपको दो प्रोडक्ट मिले, एक प्रोडक्ट पी मिला, एक प्रोडक्ट आर मिला। लेकिन दो कंडीशंस हो सकती हैं, एक इसको इस तरह भी हम लोग लिख अगर मतलब ए से पी प्लस आर भी बन सकता था, एक कंडीशन होती, लेकिन इस कंडीशन में हम लोग सिर्फ एक ही स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन लिख रहे हैं, उसी से हम लोग जो है ना इसकी एक ही स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन एक हुई, और रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? मान लीजिए अगर यहाँ एक ही रिएक्शन थी तो एक रेट कांस्टेंट होता, एक रेट कांस्टेंट, और Ca की पावर मान लीजिए कुछ भी Na बोल दीजिए, अल्फ़ा बोल दीजिए, कुछ भी, जस्ट एक नंबर है। तो एक प्रोबेबिलिटी ये हो सकती थी। तो अगर ऐसी प्रोबेबिलिटी होती, ऐसी रिएक्शन होती, तो हम लोग उसको बोलते हैं सिंगल रिएक्शन। लेकिन ऐसी रिएक्शंस नहीं हो रही है, ये रिएक्शन क्या हो रही है? ए से प्रोडक्ट बन रहा है P, रेट कांस्टेंट उसका K1 है, और A ही फिर रिएक्ट कर रहा है, बना रहा है प्रोडक्ट R, और उस वक्त उसका रेट कांस्टेंट K2 है, क्योंकि रिएक्शन जितनी हो रही हैं डिफरेंट, तो रेट कांस्टेंट डिफरेंट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम लोग को एक्सप्रेशन को स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन कितने लिखनी पड़ी? दो लिखनी पड़ी, तो एक से ज़्यादा हो गई। और क्या हुआ कि अब रेट एक्सप्रेशन जैसे हम लिखेंगे, तो अब रेट एक्सप्रेशन अब जैसे एक ही टर्म में लिखे, कोई कहे कि नहीं सर हम एक ही टर्म में लिखेंगे, तो एक ही रेट एक्सप्रेशन हमें लिखनी पड़ेगी। जैसे ए लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या होता है रेट एक्सप्रेशन माइनस DCA ओवर DT, और एक्सप्रेशन हम देखेंगे यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए क्या है, K1CA है, और फिर फर्दर ये डिकम्पोज हो रहा है, प्लस साइन लगा देंगे K2CA। ये तो कहें कि एक ही रेट एक्सप्रेशन है। तो हम लोग ये पढ़े हैं कि रेट जो एक्सप्रेशन है हमारी, रेट लॉ जो है, चाहे हम रिएक्टेंट के टर्म में लिखें चाहे प्रोडक्ट के टर्म में, सेम आनी चाहिए। अब प्रोडक्ट के टर्म में जैसे लिखें तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ P, सॉरी पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे या कोई साइन नहीं लगाएंगे, वो क्या होगा, किससे फॉर्म हो रहा है? A से हो रहा है। तो K1 जो रेट कांस्टेंट है उस रिएक्शन का, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर। अब ये पावर कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए यहाँ पे Na1 थी, यहाँ पे Na2, ये भी हो सकता है, कोई भी पावर हो सकती है, हम नहीं जानते कि एलिमेंट्री रिएक्शन है कि नॉन एलिमेंट्री है। तो K1CA की पावर N1 मान लीजिए ये है। अब क्योंकि रेट एक्सप्रेशन ये दोनों चेंज हो गई, प्रोडक्ट क्यों एक इस रिएक्शन के लिए RA के टर्म में ये रेट एक्सप्रेशन आ रहा है, और हमारा जो प्रोडक्ट के लिए लिख रहे हैं तो एक ये रेट एक्सप्रेशन आ रहा है, तो एक ही रेट एक्सप्रेशन से हम लोग काइनेटिक्स नहीं बता पा रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिनको बताने के लिए एक से ज़्यादा आपको स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन की ज़रूरत पड़े और एक से ज़्यादा रेट इक्वेशन की ज़रूरत पड़े, ऐसी
रिएक्शंस को हम लोग मल्टीपल रिएक्शन कहते हैं। तो क्या मल्टीपल रिएक्शंस एक ही टाइप की होती हैं, हमेशा ऐसे ही होंगी? तो मल्टीपल रिएक्शंस के भी कई टाइप्स हैं, तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मल्टीपल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ मल्टीपल रिएक्शन। तो मल्टीपल रिएक्शंस को बेसिकली जो हम लोग पढ़ सकते हैं तो 4 पार्ट में डिफाइन कर सकते हैं, 4 पार्ट में अलग अलग उनको हम लोग पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जैसे हुआ कि इस सीरीज़ में हो रही है रिएक्शन, फर्स्ट इसका क्लासिफिकेशन है, 4 क्लासिफिकेशन है इसका। टाइप ऑफ मल्टीपल रिएक्शन में सीरीज़ रिएक्शन है। सीरीज़ रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे ए एक रिएक्टेंट था आपका, ए से उसने इस एक रिएक्शन हो रही तो रेट कांस्टेंट होगा। ए से बनाया उसने एस, एक प्रोडक्ट है, लेकिन एस फर्दर रिएक्ट कर गया, उसने अब फिर रिएक्ट कर रहा है एस, तो रेट कांस्टेंट अलग हो जाएगा K2, और उससे बना रहा है R। तो ये सीरीज़ रिएक्शन हुई कि ए से पहले कोई कंपोनेंट बना, फिर जो कंपाउंड बना, जो प्रोडक्ट बना, वो फिर डिकम्पोज होकर फिर उसने दूसरा प्रोडक्ट बना दिया। तो इस ऐसे रिएक्शंस को सीरीज़ रिएक्शन कहते हैं। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए है, ए से आपका बन रहा है एस, एक प्रोडक्ट है, अब एस जो है वो डिकम्पोज हो रहा है, आपका क्या बन रहा है, आर बन रहा है। तो ये सीरीज़ रिएक्शन हुई कि ए से एस बना, फिर ए फिर रिएक्ट नहीं किया, अब एस जो है एस रिएक्ट करके आर बना रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस के लिए हम रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? अब रेट एक्सप्रेशन जैसे लिखना है तो भाई हम लोग रिएक्टेंट के टर्म में भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट के टर्म में भी लिख सकते हैं, तो ए के टर्म में भी लिख सकते हैं। एस भी रिएक्टेंट, एक टाइप का रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट भी है। आर जो है प्रोडक्ट है, आर रिएक्टेंट नहीं है। तो हम लोग को जैसे लिखना है तो तीनों के टर्म में लिख सकते हैं। अब अगर ए के टर्म में लिखेंगे, ए के टर्म में लिखना है हम लोग को, तो कैसे लिखेंगे? माइनस आर ए इज इक्वल टू क्या हुआ, ए कहाँ पे कंज्यूम हो रहा है? सिर्फ फर्स्ट वाली रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है, K1 CA की पावर Na बोल दीजिए। हमें मालूम नहीं कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। अगर फर्स्ट ऑर्डर होगी तो हम लोग 1 कर देंगे, सेकंड ऑर्डर की होगी तो 2 कर देंगे, लेकिन ऑर्डर हमें नहीं मालूम है तो हम लोग Na लिखेंगे। अब R का लिखना है जैसे रेट ऑफ रिएक्शन, R क्या होगा, ये कहाँ से फॉर्म हो रहा है? S से डायरेक्टली फॉर्म हो रहा है, तो रेट कांस्टेंट इसके लिए क्या होगा? K2 होगा। किस रिएक्शन से फॉर्म हो रहा है? इस रिएक्शन से। और ये किस रिएक्टेंट से फॉर्म हो रहा है? S से फॉर्म हो रहा है, तो CS की पावर क्या बोल दीजिए? NS बोल दीजिए। हमें मालूम नहीं कि ये वाली जो रिएक्शन हो रही है, S से जो R बन रहा है उसका ऑर्डर क्या है, तो इसलिए हम लोग NS बोल दिया। ऑर्डर मालूम होगा तो हम लोग लिख देंगे। अब अगर हम लोग S के टर्म में लिखना चाहें रेट ऑफ रिएक्शन, तो RS जैसे हम लोग प्रोडक्ट मान रहे हैं, तो अब RS प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट यहाँ फॉर्म हो रहा है K1S से, K1 CA की पावर Na से, यहाँ से फॉर्म हुआ, लेकिन ये डिकम्पोज हो रहा है। फॉर्मेशन के लिए था तो प्लस, हमने यहाँ पे साइन नहीं लगाया था, प्रोडक्ट माना था, तो प्रोडक्ट जब फॉर्म होता है तो प्लस साइन के साथ रहता है। अब क्योंकि डिकम्पोज हो रहा है तो माइनस हमने लगा दिया। डिकम्पोज किस रेट से हो रहा है? यहाँ से हो रहा है, इस रिएक्शन के K2 CS की पावर NS। अगर ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो ये हम लोग देख रहे हैं कि जो मल्टीपल टाइप ऑफ रिएक्शंस होंगे, जो मल्टीपल रिएक्शंस होंगी वो कितने टाइप की होंगी। तो एक पहले टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं सीरीज़ रिएक्शन। सीरीज़ रिएक्शन में क्या होगा, ए पहले है, मान लीजिए जो भी रिएक्टेंट होगा, एक रिएक्टेंट हो गया, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे, वो कितने भी हो सकते हैं, वो पहले रिएक्ट करेगा, एक प्रोडक्ट बनाएगा, फिर वो जो प्रोडक्ट बनेगा फर्दर वो रिएक्टेंट का काम करेगा, वो रिएक्ट करके एक दूसरा प्रोडक्ट बनाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे, इनको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए क्या हो रहा है, यहाँ पे डिकम्पोज हो रहा है, तो ए डिकम्पोज हो रहा है तो माइनस हमने यहाँ पे लगा दिया। अब किस रेट से डिकम्पोज हो रहा है? K1 रेट कांस्टेंट है, CA की पावर जो भी ऑर्डर होगा रिएक्शन वो हमें नहीं मालूम, तो इसलिए हमने Na बोल दिया है। इसी तरह R के टर्म में अगर लिखेंगे तो R प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे माइनस साइन नहीं दिखाएंगे क्योंकि फॉर्मेशन हो रहा है। तो K2 अब किससे फॉर्म हो रहा है? S से फॉर्म हो रहा है, तो CS की पावर NS जो है हमें मालूम नहीं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जस्ट लिख दे रहे हैं। अब जैसे अब RS की बात करें तो RS
रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ एस, तो एस यहाँ पे तो प्रोडक्ट, इस रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट है और इस रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट है, तो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट मान के लिख रहे हैं प्रोडक्ट के टर्म में, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया। तो प्रोडक्ट के टर्म में फॉर्म होना चाहिए, तो फॉर्म किससे हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, तो फॉर्मेशन वाली हम पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे K1Ca⁴Na। अब लेकिन ये फर्दर डिकम्पोज हो रहा है, तो डिकम्पोज हो रहा है तो या तो यहाँ हम माइनस लगाते हैं, यहाँ अगर हमने माइनस नहीं लगाया तो फिर हम यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, तो K2Cs⁴ ये हुई सीरीज रिएक्शन, ये सीरीज रिएक्शन हुई। अब पैरेलल रिएक्शन सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे, पैरेलल रिएक्शन क्या होगी। ये टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे मल्टीपल रिएक्शन के। पहली हमने पढ़ी थी सीरीज रिएक्शन, दूसरी अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन में क्या होगा कि एक ही कंपोनेंट है, जैसे एक आपका रिएक्टेंट है तो एक रिएक्शन करके इसने बनाया R, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1 है, दूसरी रिएक्शन करके इसने बनाया S, दो प्रोडक्ट है, तो एक ही रिएक्टेंट है और दो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। पहले क्या था कि एक रिएक्टेंट से पहले सीरीज़ में एक प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था, वो प्रोडक्ट फिर दूसरा वाला प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा था। लेकिन इस रिएक्शन में, पैरेलल रिएक्शन में क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, दो इवेंट एक साथ चलती हैं ना, तो वहीं पैरेलल होती हैं। तो एक इसमें एक आपका रिएक्टेंट था, एक से R बन रहा है एक तरफ और उसी साइमल्टेनियसली जो है S भी बन रहा है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे एक के टर्म में अगर लिखना, भाई तीनों के टर्म में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं, R के टर्म में भी, S के टर्म में, A के टर्म में। तो इसको इस तरह भी लिखते हैं इस रिएक्शंस को कि A गिव्स टू R और यहाँ पे A गिव्स टू S। देख रहे हैं कि रिएक्टेंट एक ही है और डिकम्पोज होकर दो रिएक्शन दे रहा है, दो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं दो रिएक्शन के थ्रू, तो दोनों सेम चीज़ें हैं। इसको इस तरह लिख सकते हैं, तो यूजुअली हो सकता है इस तरह लिखा जाए या फिर A लिखा हुआ हो, इस तरह भी लिख सकते हैं ARS। इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1 है, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K2 है, तो तीनों एक ही चीज़ें हैं, तीनों पैरेलल रिएक्शन शो कर रही हैं। अब हमें जो है ना लिखना है रेट एक्सप्रेशन इनके, कि रेट लॉ कैसे लिखेंगे। तो रेट लॉ लिखने के लिए हम तीनों के टर्म में लिख सकते हैं, एक रिएक्टेंट A के टर्म में, एक प्रोडक्ट S के टर्म में, एक प्रोडक्ट R के टर्म में। तो पहले हम लोग रिएक्टेंट के टर्म में लिखना चाहेंगे। रिएक्टेंट है तो -RA लगा दिया, क्योंकि ये डिसअपीयरेंस होगा यहाँ पे। अब डिसअपीयरेंस कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या है, K1। कंसंट्रेशन क्या है जिसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, A, तो CA कर दिया। ऑर्डर हमें नहीं मालूम है, तो ऑर्डर हमें नहीं मालूम तो NA कर देंगे। कुछ भी हो सकता है, NA की वैल्यू 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 0.5 हो सकती है। और फिर कहाँ डिकम्पोज हो रहा है यही रिएक्टेंट, और डिकम्पोज हो रहा है दूसरी रिएक्शन में। दूसरी रिएक्शन में लिखना है तो हमें क्या लिखेंगे, K2 रेट कांस्टेंट और CA। अब इसका हमें ऑर्डर नहीं मालूम कि किस ऑर्डर, हो सकता है ये NA, मतलब इस वाली भी रिएक्शन का ऑर्डर NA ही हो, मतलब सेम ही ऑर्डर, तो अलग भी हो सकता है, तो इसका अलग हम मान के चलेंगे, तो A1 मान देंगे यहाँ पे Na2 Ca⁴ जो है Na2। ये दोनों जो Na1 Na2 है क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A, और ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। ये तो हमने लिखा R के टर्म में। अगर हम S के टर्म में लिखना चाहें तो S जो है ये रिएक्टेंट हमने A के टर्म में लिखा। अब हम R के टर्म में लिखना चाहें तो R प्रोडक्ट है, प्लस साइन के साथ शो करना चाहें तो शो कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई नेसेसिटी नहीं है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, R किस रिएक्शन से फॉर्म हो रहा है, इस वाली रिएक्शन से फॉर्म हो रहा है, तो जिस रिएक्शन से फॉर्म हो रहा है उसका रेट कांस्टेंट, और किस रिएक्टेंट से फॉर्म हो रहा है, A से A। अब A की पावर हमें लगानी है, ऑर्डर बताना है, तो ऑर्डर जैसे हमने इस रिएक्शन में Na1 बोला था, तो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे Na1 कि, यहाँ N1 भी बोल सकते हैं क्योंकि एक ही रिएक्टेंट है तो A लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो Na1 लिख सकते हैं या N1 लिख सकते हैं, कुछ भी। ये टर्म जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। अगर इस के टर्म में लिखना है तो RS, ये भी पॉजिटिव साइन के साथ लिखना चाहें लिख दें, ना लिखें कोई इशू नहीं है। वो कैसे लिखेंगे, रेट कांस्टेंट उस रिएक्शन के लिए क्या है, K2 है, और आपका
कंसर्न किस रिएक्टेंट से बन रहा है, ए से बन रहा है। इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है हमें नहीं मालूम, वो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी Na2 बोल देंगे। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप मान लोगे तो यहाँ पे सीधे सीधे Ca लिख दोगे। अगर यह रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो रही होती है दोनों, तो जहाँ पे Na है वहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 1 है विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A। तो ये हो गई आपकी पैरेलल रिएक्शन। अब कुछ रिएक्शन क्या होंगी, वो कॉम्बिनेशन होंगी दोनों का, सीरीज का और पैरेलल का। तो तीसरी टाइप की रिएक्शंस कौन सी होंगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होंगी, सीरीज प्लस पैरेलल का कॉम्बिनेशन, सीरीज प्लस पैरेलल रिएक्शन, दोनों रिएक्शंस इसमें होंगी, वो होंगी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल देखें हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, तो रिएक्टेंट ए है, वो रिएक्ट कर रहा है दूसरे रिएक्टेंट बी से, एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है आर। अब ये जो प्रोडक्ट है आर, वो फर्दर रिएक्ट कर गया दूसरे रिएक्टेंट से और इसने प्रोडक्ट बना दिया आपका एस। रेट ऑफ रिएक्शन दोनों की डिफरेंट होगी, इसकी K1 है, इसकी K2 है। अब हम लोग रिएक्टेंट के टर्म में देखते हैं कि किस टाइप की रिएक्शन है। जैसे सबसे पहले हम लोग ए के टर्म में देखेंगे, तो ए के टर्म में ए रिएक्टेंट है, सिर्फ एक जगह है, बाकी सब जगह हम लोग क्लोज कर लेंगे। तो ए से हम देख रहे हैं कि ए से पहले बन रहा है क्या, आर, फिर आर से बन रहा है एस, ए का फर्दर कंजम्पशन नहीं हुआ, तो ए से आर बन रहा है, आर से एस। तो ए के रेफरेंस में क्या है, क्योंकि ए से आर बन रहा है, फिर आर फर्दर पहली वाली जैसे हम लोगों ने सीरीज रिएक्शन पढ़े थे, ए से बना था कोई एक प्रोडक्ट, फिर वो प्रोडक्ट फर्दर कंज्यूम करके बना रहा था दूसरा प्रोडक्ट, और ये पूरी रिएक्शन एक ही हो रही है, मतलब पूरा रिएक्टर सिस्टम एक ही है। तो उसमें हमने रिएक्टेंट लिया था, मान लीजिए आर और एस मिले थे, तो उस वक्त ए के रिस्पेक्ट में क्या है, ये रिएक्शन सीरीज है, सीरीज विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट है। अब बी के रेफरेंस में देखें, बी क्या है, यहाँ पे एक बी है, बी से क्या बन रहा है आर, फिर दूसरी रिएक्शन में भी बी कंज्यूम हो रहा है, बी से बन रहा है एस, यही वाली रिएक्शन हो गई जो ऊपर लिखी हुई है। ए से एक रिएक्शन से बना आर, दूसरी रिएक्शन से बना एस, तो रिएक्टेंट एक ही है, दो प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहे हैं और दोनों में रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है। तो बी के रेफरेंस पे क्या हुई, पैरेलल रिएक्शन, पैरेलल विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी। तो एक ही रिएक्शन में दोनों चीज़ें दिख रही हैं हमें, सीरीज भी दिख रही है और पैरेलल भी देख रहे हैं। इसको एक तरह से हम लोग और लिख सकते हैं, इस रिएक्शंस को दूसरे फॉर्म में भी आ सकती हैं। वो फॉर्म क्या है कि एक रिएक्टेंट आपका है, मान लीजिए ए, उसने रिएक्ट करके बनाया आपका बी एक प्रोडक्ट प्लस सी एक प्रोडक्ट बनाया, रेट ऑफ रिएक्शन इसकी K1 है। फिर क्या किया कि एक जो सी प्रोडक्ट था, सी प्रोडक्ट ने ए से फिर रिएक्ट कर लिया, अब उसने प्रोडक्ट बना दिया डी। क्या हुआ, एक रिएक्टेंट था, उसने रिएक्शन की और प्रोडक्ट बी और सी बनाया, रेट कांस्टेंट K1 था, और दूसरा प्रोडक्ट जो है वो उसने रिएक्टेंट जो है ए से जो बीच में फॉर्मेशन हुआ था सी प्रोडक्ट का, उसने रिएक्ट कर लिया, अब उसने बनाया प्रोडक्ट डी। अब इस वक्त हम लोग जो देखेंगे प्रोडक्ट के टर्म में देखेंगे, अभी ऊपर हम लोग किसके टर्म में देख रहे थे, रिएक्टेंट के टर्म में, तो प्रोडक्ट के टर्म में देखेंगे। तो अगर देखें हम लोग किसके टर्म में, बी के टर्म में देखें, जैसे ए है, ए से हमें बन रहा है आपका बी बन रहा है और सी बन रहा है, और ए से ही डी बन रहा है। तो अगर डी का फॉर्मेशन हम लोग देखें, किसका फॉर्मेशन, डी है, तो ए से बना सी और सी से बना डी, तो जो ए सी डी वाला प्रोडक्ट है, ए से सी बना और सी से बना डी, तो ए सी डी अपना सीरीज रिएक्शन है। अब यही देखेंगे कि हम लोग ए है यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है और बी यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, तो ए से बी बन रहा है, ए से डी बन रहा है, तो ए से जो आपका बी बना और डी बना, तो बी और डी ए से पैरेलल में बन रहे हैं, तो ये सीरीज रिएक्शन इस तरह हो गई, ए सी डी सीरीज हो गई, ए बी डी पैरेलल रिएक्शन हो गई। इसी तरह एक और हम लोग पढ़ सकते हैं इंडिपेंडेंट रिएक्शन,
जैसे फोर्थ टाइप पैरेलल ये मल्टीपल रिएक्शन का है इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इंडिपेंडेंट रिएक्शन में क्या होएगा कि एक रिएक्टेंट आपका है, रिएक्शन करके बनाएगा एक प्रोडक्ट, मान लीजिए सी। अब फिर सी से एक दूसरा रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट वो इससे ऐसे कोई उसका रिलेशनशिप नहीं है, वो बना रहा है प्रोडक्ट डी। तो वो पैरेलल, ये जो है ना दोनों इंडिपेंडेंट हैं इस रिएक्शंस का। रेट ऑफ रिएक्शन इसके टर्म में लिखेंगे तो उसमें बी का कोई टर्म नहीं आएगा, सी का लिखेंगे तो उसमें भी K2 का कोई टर्म नहीं आएगा। तो ये इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। इंडिपेंडेंट रिएक्शन क्या है कि ए जो आपका रिएक्टेंट है उसने रिएक्ट करके एक बनाया सी प्रोडक्ट, और बी जो दूसरा रिएक्टेंट है वो ए के साथ कंबाइन नहीं किया, उसने क्या किया कि बी जो है वो अपने आप रिएक्ट करके उसने प्रोडक्ट डी बनाया। तो ये रिएक्शन दोनों हैं, एक दूसरे से कोई रिलेशनशिप इनका नहीं है। ये दोनों कैसे रिएक्शंस हैं? इंडिपेंडेंट रिएक्शंस हैं। तो हमने बेसिकली आज जो है ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ा कि कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट करेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए कैसे लिखेंगे, नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए कैसे लिखेंगे। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रह गया था हम लोग का कि वो जो रिएक्शंस का क्लासिफिकेशन का रहे, तो उसमें एक सिंगल रिएक्शंस थी और मल्टीपल रिएक्शंस थी। तो सिंगल रिएक्शंस वो होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक ही स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है और एक ही रेट ऑफ रिएक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। और मल्टीपल रिएक्शंस क्या होती हैं? वो मल्टीपल रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती थी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक से ज़्यादा स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन की ज़रूरत है और एक से ज़्यादा रेट एक्सप्रेशन की ज़रूरत थी। तो हम लोगों ने मल्टीपल रिएक्शंस के जो क्लासिफिकेशन देखे तो उसमें 4 टाइप से हम लोग मल्टीपल रिएक्शंस को क्लासीफाई कर सकते हैं। पहली थी सीरीज़ रिएक्शन, उसमें एक रिएक्टेंट ए था, उससे एक प्रोडक्ट बीच में बनता था, फिर वो प्रोडक्ट कंज्यूम होकर फिर दूसरा प्रोडक्ट बनाता था, तो दूसरा प्रोडक्ट के लिए वो रिएक्टेंट का काम करता था। फिर पैरेलल रिएक्शन थी। पैरेलल रिएक्शन में हमने देखा कि एक ही रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट बना रहा है साइमल्टेनियसली। फिर हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थी, जो कॉम्बिनेशन थी सीरीज़ और पैरेलल का। तो उसमें रिएक्टेंट के टर्म में भी हमने देखा कि वो कब सीरीज़ होगी और कब पैरेलल होगी, और प्रोडक्ट के टर्म में भी हम लोग देख सकते हैं कि वो कब सीरीज़ रिएक्शन थी और सीरीज़ रिएक्शन थी और कब पैरेलल रिएक्शन थी। और जो फोर्थ टाइप थी इंडिपेंडेंट रिएक्शन थी, जिसमें 2 रिएक्टेंट थे, वो रिएक्ट करके अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे थे, तो वो इंडिपेंडेंट रिएक्शन थी। तो हम लोगों ने आज क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन में सीरीज़ और मल्टीपल रिएक्शन देख लिया, सीरीज़ और पैरेलल रिएक्शन देख लिया, सिंगल और मल्टीपल रिएक्शन देख लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे।